हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 के हिंदी से आरोह भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पार्ट 1 इस तरह से है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है पाठ नमक के दरोगा से, जिसमें प्रश्न है नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पक्ष उभर कर सामने आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि पंडित अलोपी दीन नमक का दरोगा कहानी के मुख्य पात्र हैं, मेन कैरेक्टर है। उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू सामने आते हैं। उनमें से दो पहलू को हम जानते हैं। इसमें पहला है निपुण व्यवसायी यानी एक्सपर्ट बिजनेसमैन। पंडित अलोपी दीन धन के महत्व को भली भांति समझने वाला एक कुशल व्यापारी था। वह जानता था कि किस व्यक्ति से किस भाषा में बोलकर काम को निकलवाया जा सकता है। किसी भी सफल व्यापारी यानी सक्सेसफुल बिजनेस का महत्वपूर्ण गुण होता है मीठी जुबान, और पंडित अलोपी दीन मीठी जुबान में बोलने और व्यवहार करने में एक्सपर्ट थे। उसे धन लेने और देने का ढंग आता था। वह अपने प्रत्येक कार्य को एन केन प्रकेन करवा लेता था। एन केन प्रकेन का मतलब किसी तरह से करवा लेता था। जब बंशीधर किसी भी अवस्था में रिश्वत लेकर उसका काम करने को तैयार नहीं हुआ तो उसने अदालत के माध्यम से अपनी रक्षा कर ली थी। लेकिन केवल अपनी रक्षा ही नहीं की थी, अपितु बंशीधर को नौकरी से निकलवा भी दिया था। वह हर वस्तु का मोल लगाना जानता था। दूसरा पहलू था दूरदृष्टि का स्वामी। पंडित अलोपी दीन बहुत दूर की सोचता था। दरोगा बंशीधर ने गैर कानूनी काम के लिए अलोपी दीन को गिरफ्तार किया था। उसे 40,000 रुपये की रिश्वत भी मिली। वह उसके अपने कर्तव्य से डिगा नहीं पाई थी। अलोपी दीन अदालत से छूट गया था, पर बंशीधर की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी पर मन ही मन मुग्ध हो गया था। अपनी दूरदृष्टि के कारण उसने पहचान लिया था कि बंशीधर सामान्य दरोगा नहीं था। वह परिश्रमी, ईमानदार, निष्ठावान और कर्तव्य पर अडिग रहने वाला आदमी था। ऐसा व्यक्ति सरलता से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए वह स्वयं को उसके घर पहुंचा और उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। जिस व्यक्ति ने उसे गिरफ्तार किया था उसी को उसने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। यदि उसके स्थान पर कोई सामान्य इंसान होता तो उसे इतना ऊंचा ओहदा देने की जगह उससे बदला लेने की बात सोचता। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है पाठ मियां नसरुद्दीन से। इसका पहला प्रश्न है मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है लेखिका ने मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा इसलिए कहा है कि वे अपने आप को खानदानी नान बाई कहते थे। वे अन्य नान बाइयों के मुकाबले में स्वयं को नान बाइयों में श्रेष्ठ इसलिए मानते थे क्योंकि उन्होंने नान बाई का प्रशिक्षण अपने परिवार की परंपरा से प्राप्त किया था। उनके पिता मियां बरकत शाही नान बाई गढ़या वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके बुजुर्ग बादशाह को नई नई चीजें बनाकर खिलाते थे तथा उनकी प्रशंसा को प्राप्त करते थे। मियां नसरुद्दीन स्वयं 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे। इसी पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस तरह से है कि मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र में लेखिका ने खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का वर्णन करते हुए यह बताया है कि मियां नसरुद्दीन नानबाई का अपना काम अत्यंत ईमानदारी और मेहनत से करते थे। यह कला उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। वह अपने इस काम को किसी भी काम से हीन नहीं मानते थे। उन्हें गर्व है कि वे अपने खानदानी व्यवसाय को अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। वे 56 प्रकार की रोटियां बना सकते थे। वे काम करने में विश्वास रखते थे। इस प्रकार मियां नसरुद्दीन के माध्यम से लेखिका यह संदेश देना चाहती है हमें अपने काम पर पूरी मेहनत और ईमानदारी से करनी चाहिए। कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। हमें अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होकर काम करना चाहिए। इसी पाठ का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा लेखिका एक दिन दोपहर के समय में जामा मस्जिद के पास मटिया महल के पास से गुजर रही थी। वह वहां से गुड़िया मोहल्ले की तरफ निकल जाती है।
वहां उसकी नजर एक बिल्कुल सामान्य सी अंधेरी सी दुकान पर पड़ती है। वहां निरंतर पटपट की आवाज करते हुए आटे के ढेर को गूंथा जा रहा था। उसको देखकर ठिठक जाती है। उसने सोचा कि शायद ये लोग इस आटे से सेवइयां बनाते होंगे। जब उसने पूछा तो उसे पता चला कि यह खानदानी नान भाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए फेमस हैं। वह उनसे उनकी इस कारीगरी का रहस्य जानने के लिए उनके पास जाती है। उन्होंने नान बाई का प्रशिक्षण कहाँ से लिया और वे इतने कैसे प्रसिद्ध और फेमस हो गए। पाठ गलता लोहा का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या, घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो इसका उत्तर इस तरह से है, घनराम लोहार जाति का लड़का था। वह पढ़ाई लिखाई में कुछ कमजोर था। एक दिन स्कूल में मास्टर साहब ने जब उनसे सवाल पूछा तो उसे आया नहीं। उन्होंने उसे स्पष्ट कहा कि उसके दिमाग में लोहा भरा है, उसमें विद्या का ताप नहीं लग सकता। वास्तव में घनराम के पिता के पास भी इतना धन नहीं था कि वह अपने पुत्र को पढ़ा लिखा सके। इसी कारण घनराम के थोड़ा बड़े होते ही उसने अपने पुश्तैनी काम में लगा दिया था। उसने अपने पुत्र घनराम को धौकनी फूकने से लेकर घन चलाने का पूरा काम सिखा दिया था। इसी प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। इसी पाठ का दूसरा प्रश्न है, घनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, मोहन घनराम से कहीं ज्यादा कुशाग्र यानी तेज बुद्धि का लड़का था। मोहन ने कई बार मास्टर साहब के आदेश पर अपने हमजोली घनराम को बेत भी लगाए थे और उसके कान भी खींचे थे। यह सब होने पर घनराम मोहन के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखता था और न ही उसे अपना प्रतिद्वंदी मानता था। इसका मुख्य कारण यह था कि उसके मन में बचपन से यह बात बैठ गई थी कि मोहन उच्च जाति का है और वह निम्न जाति का है, अतः मोहन का उस पर अधिकार है। इसके अलावा मास्टर साहब का यह कहना था कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। उसे मोहन के प्रति उच्च भाव रखने पर मजबूर करता था। उसे भी मोहन से बहुत सी आशाएं थी। वह अपनी हद जानता था। इस कारण घनराम को मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। इसी पाठ का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मास्टर त्रिलोकी सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा और क्यों। इसका उत्तर इस तरह से होगा, घनराम एक निम्न जाति का लड़का था। उसकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। उसे स्कूल के बाद अपने लोहार पिता के साथ काम करना पड़ता था। पढ़ाई में जब उसे एक दिन सवाल नहीं आया तो मास्टर साहब ने उसे कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। मास्टर साहब के इसी कथन को लेकर लेखक ने जुबान का चाबुक कहा है। मास्टर साहब के इस कथन के चमड़े के चाबुक से भी गहरी चोट थी। इस कथन को सुनकर घनराम के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि वह पढ़ लिख नहीं सकता और उसे अपने पुश्तैनी काम लोहागिरी के ही काम को करना है। जुबान से निकले शब्दों की चोट अक्सर गहरी होती है। मास्टर साहब के इस कथन ने भी घनराम पर गहरा प्रभाव डाला था। इसी कारण लेखक ने इस कथन को जुबान का चाबुक कहा है।